टॉपिक इस तरीके से, Kent deficiency. For a high speed train, Kent requirement will be more than Kent provided. So the train will be forced to move on a lower value of Kent. For stop, this deficiency of Kent for a high speed train is called as Kent deficiency. So with respect to inner outer surface should be placed at a higher elevation. That super elevation difference is called as a E actual. लेकिन जैसे ही अगर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी तो उस केस में सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जो कि हमने नहीं दिया है, उसी को बोलेंगे कैंट डेफिशिएंसी। तो जो फॉर्मूला बनेगा ई थ्योरेटिकल इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस कैंट डेफिशिएंसी, उसी से फर्दर हम लोग स्पीड को भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो इसमें कोडल गाइडलाइंस है वो कुछ इस तरीके से कि मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज फॉर कैंट डेफिशिएंसी वो हम लोग कैलकुलेट। तो एग्जाम पर्पज से हमें ये दो वैल्यूज कम से कम याद हैं, 7.6 सेंटीमीटर एंड 5 पर, ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, मैंने एक साथ यहाँ पे इनको लिख दिया है। क्वेश्चन, on a broad gauge 3-degree curve, the equilibrium Kent is provided for 70 km per hour speed. Calculate value of equilibrium Kent after allowing maximum Kent deficiency what would be the maximum permissible speed on the track. ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से, इसके अंदर एक ब्रॉड गेज ट्रैक गिवन है, ब्रॉड गेज 3 डिग्री कर्व, इक्विलिब्रियम कैंट इज प्रोवाइडेड फॉर 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक है, एक तो इक्विलिब्रियम कैंट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कैंट, फुल स्टॉप, आफ्टर अलाउइंग मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी व्हाट वुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन द ट्रैक। ठीक है, तो पहले तो हमें इसमें सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है इस स्पीड के करस्पॉन्डिंग। दूसरा, इसी क्वेश्चन में हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि जो कैंट डेफिशिएंसी मैक्सिमम अलाउबल है तो उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए रिजल्ट,
E actual should not be more than. क्वेश्चन में जो पहली चीज पूछी गई थी, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कैंड, तो ई एक्चुअल इक्वल टू जीवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 है। गेज डिस्टेंस ब्रॉड गेज के लिए 1.676, स्पीड लिखा और उसके बेसिस पे रेडियस ऑफ द कर्व 1720 डिवाइडेड बाय डी डिग्री, तो वो यही एक फॉर्मूला है जो हमें इसमें याद रखना है। वैल्यू मिला 11.3 सेंटीमीटर। इस वैल्यू को क्रॉस चेक करेंगे सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू से, दैट इज 16.5 सेंटीमीटर। उससे चेक किया, वैल्यू लेसर है, अगर इससे ज्यादा होता तो क्वेश्चन को वहीं रोक देते, वैल्यू लेसर है इसलिए एक्सेप्टेड, तो वो वैल्यू मिला 11.3 सेंटीमीटर। इसके बाद ई थियोरेटिकल इक्वल ई एक्चुअल प्लस कैंट एफिशिएंसी, ये आंसर मिला हमको। यहाँ पे क्वेश्चन में कैंट एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं गिवन है, लेकिन एक स्टेटमेंट लिखा आफ्टर अलाउइंग मैक्सिमम कैंट एफिशिएंसी, तो मैक्सिमम वर्ड आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि जो एवरेज स्पीड दे रखा है वो 70 किलोमीटर पर आवर, तो डेफिनेटली उसके अंदर हाँ कुछ ट्रेन की स्पीड 120 से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो जनरली जितने भी ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 70 से कम भी होगी, 70 से ज्यादा है, लेकिन वो 120 से ज्यादा होना कुछ ही शायद ट्रेन में हो सकता है, लेकिन उनके लिए फिर हमारा ये कंसेप्ट वैलिड नहीं, तो हम लोग ये मान सकते हैं खुद के लिए कि वो सारे ट्रेन की स्पीड 120 से कम ही थी। तो उस केस में जो सुपर एलिवेशन कैंट एफिशिएंसी की मैक्सिमम वैल्यू रह गई वो 100 के बेसिस उसको 16.5 से भी चेक किया था, और ये अगर 100 से कम रह गई होंगी तो उसको हम लोग 7.6 सेंटीमीटर से इसको चेक किया, तो ये रिजल्ट रह गया 18.9 सेंटीमीटर। इसी के लिए जब ई थियोरेटिकल को कैलकुलेट किया गया तो ई थियोरेटिकल से जीवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 वी मैक्स की वैल्यू मिली है 90.54 किलोमीटर पर आवर। इसको जब चेक अप्लाई करें तो वी मैक्स इक्वल टू 4.35 रूट आर माइनस 67, वैल्यूज अप्लाई करते हैं 97.88 किलोमीटर पर आवर। ये दो अलग अलग वैल्यूज मिली, अब इन दोनों को इसमें चेक करो, ठीक है। तो हमारे पास में रिजल्ट बस इतना सा है कि जैसे जो मार्टिन्स फॉर्मूला और सुपर एलिवेशन है, सुपर एलिवेशन में 11.3 सेंटीमीटर तक तो हमको मिला है एवरेज स्पीड, और इसके बाद में 7.6 ऐड करने के बाद में जो यहाँ पर हमको स्पीड मिल रही है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब 90 और 97 में से कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए बस इतना सा है कि अगर सपोज दोनों में से हम लोग ले लेते हैं, चलो 97 अगर स्पीड भी लेते हैं तो उस केस के अंदर जो सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो इन दोनों के कंपैरिजन में तो ज्यादा होगी। और अगर सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट जब हम लोग देखते हैं तो एक्चुअली में प्रोवाइडेड है कितना, 11.3 सेंटीमीटर। अगर इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है और हमने प्रोवाइड नहीं किया, मतलब कैंट एफिशिएंसी 7.6 से भी ज्यादा हो गया, तो उस केस में पूरे बॉडी के ऊपर
हाइपोथेटिकली सही, लेकिन पूरे बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंट्रोल कर जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बार अगर कंट्रोल कर गया तो उस केस के अंदर पूरा बॉडी ओवरटर्निंग होता हुआ हमें दिखाई देगा. सो जस्ट टू अवॉइड द ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल, इट इज बेटर दैट वी शुड प्रोवाइड द लेसर ऑफ दीज टू वैल्यूज, दैट इज 90.54 किलोमीटर पर आवर. इसी में एक रिजल्ट ये भी है कि सपोज अभी तो केस था जो 90 और 97 के बीच में, एक केस आ जाए कि मार्टिन्स फॉर्मूला से स्पीड 80 आ जाए शायद, ठीक है, तो उस केस के अंदर अब अगर इस तरह सोचोगे तो जो ये यहाँ पर वाले व्हील्स के ऊपर अगर रेल सरफेस के ऊपर ज्यादा प्रेशर जब जनरेट होता हुआ जाता है कैन डेफिशिएंसी के चलते, तो उस केस के अंदर अनइवननेस तो पहले ही आ चुकी है, लेकिन ये फिर भी 90 के साथ है. लेकिन अगर 80 के साथ देखोगे तो जो डिस्कंफर्ट का लेवल होगा वो एज कंपेयर टू 90 कम होगा. तो जस्ट टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द रेल सेक्शन, इफ ए चॉइस इज गिवन टू अस, देन डेफिनेटली वी विल गो फॉर द लेसर ऑफ दीज वैल्यूज. तो एक रिजल्ट बस बनाया जा सकता है कि कभी भी जब हमारे पास में दो अलग अलग वैल्यूज आती है या कितने भी वैल्यूज आए, तो स्पीड उनमें से हमेशा हम लोग मिनिमम सेलेक्ट करते हैं. ये इस चैप्टर की शुरुआत में भी था हमारे पास में कि अगर स्पीड हम लोगों को सेलेक्ट करके लिखना ही है तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर द मिनिमम ऑफ दीज वैल्यूज. तो वो रिजल्ट उसको यहाँ पे जस्टिफाई करता हुआ हमको दिखाई देता है. ठीक है, तो जो इस टॉपिक की समरी है वो इस तरीके से, या क्वेश्चन की समरी है वो इस तरीके से. सबसे पहले ई एक्चुअल कैलकुलेट करो. ई एक्चुअल की वैल्यू पे चेक अप्लाई करोगे 16.5 सेंटीमीटर का. उस वैल्यू से अगर लेसर है तो वेल एंड गुड, ग्रेटर है तो हटा दो और उस वैल्यू को 16.5 रख दीजिए. इसके बाद में हम लोग ये ई थियोरिटिकल पे वो चेक अप्लाई नहीं होगा, चेक ई एक्चुअल के लिए था तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया. ठीक है, और उसके बाद में एक स्पीड कैलकुलेट हुआ, मार्टिन्स फॉर्मूला से चेक किया गया, चेक करने के बाद में दोनों में से मिनिमम है उसे रखें. क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के लिए जो होंगे वो या तो यहाँ तक पूछ लिए जाएंगे और रहा तो इसके लिए पूछा जाएगा. ऑब्जेक्टिव के अंदर ये वाला चेक आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये कन्वेंशन के लिए होता है, लेकिन पूरा टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर है कि आप इसको कंप्लीट समझें. तो आपके ऑब्जेक्टिव में टुकड़ों में आएगा, या तो सिर्फ ई एक्चुअल के लिए रह जाएगा, मतलब एक इतना ही क्वेश्चन रह जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन वहां से थोड़ा सा लेंथी करना होगा तो यहाँ तक लेके आ जाएंगे, लेकिन वो ये वाला चेक आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लाई नहीं करना है. नेक्स्ट टॉपिक, इसमें दो ट्रैक्स हैं. दो ट्रैक्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ अगर डाइवर्ट होते हैं तो उस केस में किस तरह से सुपर एलिवेशन का इफेक्ट दिखाई देगा और कैसे उसकी कैलकुलेशन इफेक्ट होती हुई दिखाई देगी, उसके केस को कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो वो रिजल्ट इस तरीके से मिलेगा कि सबसे पहले अगर जैसे एक ट्रैक हो गया मेन ट्रैक और दूसरे ट्रैक को हम लोग नाम दे देते हैं ब्रांच ट्रैक. इनमें से आप किसी को भी ब्रांच ट्रैक और मेन ट्रैक बोला जा सकता है. हालांकि इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक होता है कि हम लोग कब किसको मेन ट्रैक बोलते हैं, कब किसको ब्रांच ट्रैक बोला जाता है. तो उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा होता है कि अगर किसी भी एक ट्रैक के ऊपर अगर नंबर ऑफ ट्रेन्स का मूवमेंट ज्यादा है तो हम लोग उसको प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं. दैट्स व्हाई दैट ट्रैक इज कॉल्ड एज अ मेन ट्रैक. जिस पे ट्रेन्स का मूवमेंट कम होगा तो उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं ब्रांच ट्रैक. ठीक है, तो एक तरह से इस तरह से देखना कि अब इनके रिजल्ट्स कैसे बनते हुए जाएंगे. तो आप ऐसे समझो कि एक इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड में एक ट्रैक हो गया और दूसरा राइट हैंड साइड में चला गया. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए तो हम लोग मेन ट्रैक के अंदर ट्रेन्स का मूवमेंट ज्यादा है तो प्रायोरिटी उसे दे देते हैं. और जब प्रायोरिटी दिया जाएगा तो उसमें होगा ये कि विद रेस्पेक्ट टू इनर आउटर सरफेस को हायर एलिवेशन पे प्लेस किया जाएगा. ठीक है, तो वो रिजल्ट इस तरह से देखने को मिलेगा. With respect to inner, outer surface should be placed at a higher elevation. और
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल बी ई एक्चुअल। ये मेन ट्रैक के लिए हुआ तो नाम रख देंगे ई एक्चुअल मेन ट्रैक, ठीक है। तो वो इस मेन ट्रैक के लिए हमें बनता हुआ दिखाई दे। सिमिलरली जब ब्रांच ट्रैक के लिए उसे हम लोग जब चेक करेंगे तो उस केस में डायग्राम कैसे बने उनको चेक करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इस तरह से रिजल्ट देखो। जब हम लोग ब्रांच ट्रैक की बात करेंगे तो फर्स्ट डायग्राम से हमें जब दिखाई देगा तो ये वाला ट्रैक जा चुका है इनर और ये होगा आउटर। तो इनर आउटर के बेसिस पर ही हम लोग रेफरेंस एक्सिस इसमें डिसाइड होता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो अब ये अगर इनर है तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो डिफरेंस है माइनस ऑफ ई एक्चुअल मेन ट्रैक, ठीक है। अब इस ई एक्चुअल मेन ट्रैक की जो वैल्यू है वो ब्रांच ट्रैक पे विजिबल है, इसी के चलते इसे एक नाम दे दिया जाएगा ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक। ये दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू बी इसको मेजर किया गया और रेफरेंस से बिलो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ में हम लोग रिप्रेजेंट करें। प्रीवियस केस पॉजिटिव था, वो रेफरेंस एक्सिस से अबव प्लेस्ड किया हुआ है, रेफरेंस एक्सिस से बिलो है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ में उसे प्लेस किया गया, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि सपोज हम लोग स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज करते हैं मेन ट्रैक के ऊपर, तो डेफिनेटली इनर के रेस्पेक्ट में आउटर को और हायर एलिवेशन पे प्लेस करना है। तो हम लोग ए के रेस्पेक्ट में बी को और हायर एलिवेशन पे प्लेस करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो वो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, और ये डिफरेंस हो गया केंट डेफिशिएंसी। इन दोनों का जब हम लोग सम करें तो ई थ्योरेटिकल मेन ट्रैक, ठीक है। तो जो फॉर्मूला बनता हुआ मिलेगा वो है ई थ्योरेटिकल मेन ट्रैक इक्वल टू ई एक्चुअल मेन ट्रैक प्लस केंट डेफिशिएंसी। फर्दर हम लोग ई थ्योरेटिकल मेन ट्रैक इक्वल टू जीवी स्क्वायर 127 आर, दोनों ही पैरामीटर मेन ट्रैक के लिए, ठीक है। तो ये केस तब था तब जब हम लोग मेन ट्रैक के ऊपर हाई स्पीड ट्रेन का मूवमेंट होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ए बी विल बी प्लेस्ड at a much higher elevation and that difference between rail sections will be as a Kent deficiency plus E actual main track। अब आते हैं हम लोग ब्रांच ट्रैक के लिए। तो जब ब्रांच ट्रैक के लिए हम लोग हाई स्पीड से ट्रेन का मूवमेंट होगा तो सेम वही कंसेप्ट कि विद रिस्पेक्ट टू इनर आउटर सरफेस शुड बी प्लेस्ड एट अ हायर एलिवेशन। तो इसके लिए जब हम लोग ब्रांच ट्रैक के लिए देखेंगे तो बी के रेस्पेक्ट में ए आउटर हो चुका होगा ब्रांच ट्रैक के लिए, और जब ये आउटर हो चुका है तो उसको पहले ही ऑलरेडी हमारे पास में नेगेटिव सुपर एलिवेशन के चलते ये बिलो में जा चुका होगा। अब अगर हमें स्पीड बढ़ाना है तो डेफिनेटली ये रेल सेक्शन को और हायर एलिवेशन पे प्लेस करना होगा। ठीक है, अब इनमें आप इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि जो ये डायग्राम है ये रेफरेंस एक्सिस से बिलो था, ठीक है। और अब अगर मेरे को इसको हायर एलिवेशन पे लेके जाना है तो जो भी मैं कोई कैंट डेफिशिएंसी ऐड करूंगा तो उस कैंट डेफिशिएंसी का एम होगा कि पहले जो ये नेगेटिविटी जनरेट हुआ है इसे नलीफाई करना और उसके बाद में हायर एलिवेशन पे लेके जाना। तो जो ये ब्लू पेन से मार्क पोर्शन है यही हो जाएगा हमारे लिए कैंट डेफिशिएंसी। तो फॉर्मूला इस तरह से कुछ बनेगा कि ई थ्योरेटिकल ब्रांच ट्रैक इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्चुअल मेन ट्रैक plus Kent deficiency. Next is E theoretical branch track minus of E actual main track is nothing but as a E actual branch track plus Kent deficiency. ठीक है, तो वो कुछ रिजल्ट इसमें बनता हुआ दिखाई दे। अब इसमें जो समझने के जो रिजल्ट्स हैं उनको एक बार समराइज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास में दो ट्रैक थे,
एक का नाम दिया गया मेन ट्रैक और दूसरा ब्रांच ट्रैक। इनका नाम सिर्फ इस बेसिस पे कि जिस ट्रेन का मूवमेंट ज्यादा होगा, जिस पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर ट्रेन का मूवमेंट ज्यादा है वही हो गया मेन ट्रैक, और जिस पे ट्रेन का मूवमेंट कम है वो हो गया ब्रांच ट्रैक। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम लोग रिलेट करें तो ए के रेस्पेक्ट में बी को हायर एलिवेशन पे प्लेस किया गया, वो हो गया ई एक्चुअल मेन ट्रैक। सपोज ट्रेन की स्पीड अगर हमें ज्यादा करना है तो उसी रेल को फर्दर और हायर एलिवेशन पे प्लेस करना होगा। डिफरेंस हो गया कैंट एफिशिएंसी। ई थियोरेटिकल मेन ट्रैक को फर्दर हम लोग इसमें इस तरीके से फॉर्मूला बना के लिखे। जब ब्रांच ट्रैक की बात करते हैं तो ब्रांच ट्रैक पर बी के रेस्पेक्ट में ए यहां पर होना तो चाहिए था हायर, लेकिन यहां पर रेल सेक्शंस ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं तो ये जाएगा बिलो में। तो जो ये माइनस ये जो ई एक्चुअल मेन ट्रैक था, जितना डिफरेंस यहां था वही डिफरेंस यहां दिखाई देगा, लेकिन वो रेफरेंस एक्सिस से बिलो जा चुका है, इसलिए उसको नेगेटिव साइन के साथ में रिप्रेजेंट किया गया। अब अगर हम लोग हायर स्पीड ट्रेन की बात करते हुए जाएंगे तो उस केस में इस आउटर रेल को और हायर एलिवेशन पे प्लेस करना है। जब हायर एलिवेशन पे प्लेस करना होगा तो उस केस के अंदर ये वाला जो डिफरेंस है वही हो गया हमारे लिए कैंट एफिशिएंसी। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से इसमें बनता हुआ हमें दिखाई देता हो जाएगा। Negative super elevation if the outer track of a curve is provided at lower elevation than inner track super elevation is called as negative super elevation. If curved branch track is diverted in opposite direction from a curved main track, actual positive super elevation provided will become actual negative super elevation for branch track.
that is E actual branch track equal to minus of E actual main track. ठीक है, इसको इस तरह से देखना. Negative super elevation, if the outer track of a curve is provided at a lower elevation than inner track, super elevation is called as negative super elevation. If curved branch track is diverted in opposite direction from a curved main track, comma, actual positive super elevation provided for main track will become actual negative super elevation for branch track. इसको हम लोग सिंपल टर्म्स में लिखें तो ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्चुअल मेन ट्रैक. ये इसके लिए थ्योरी. Question. A 4-degree curve is diverted in opposite direction from 3-degree main track. If the maximum speed allowed on main track is 75 km per hour, what maximum speed can be allowed on branch track? Kent efficiency 7.6 centimeter. ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से 4-degree कर्व है ब्रांच ट्रैक के लिए, मेन ट्रैक 3 degree is diverted in opposite direction from 3-degree main track. If the maximum speed allowed on the main track is 75 km per hour, main track की स्पीड दे रखी है 75 km per hour, what maximum speed can be allowed on the branch track? ब्रांच ट्रैक के लिए उसको पूछा गया है. ठीक है, Kent efficiency ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इस केस के लिए डिग्री ऑफ द कर्व ब्रांच ट्रैक 4 degree, मेन ट्रैक 3 degree, V maximum 75 km per hour. ये इसमें पूछा गया है. ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर एम इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी मैक्सिमम ऑन द ब्रांच ट्रैक. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से प्रोसीड होगा. हमें वी मैक्सिमम ब्रांच ट्रैक की जरूरत है. इसको ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे, हमें रिक्वायरमेंट होगी ई थ्योरेटिकल ब्रांच ट्रैक. ई थ्योरेटिकल ब्रांच ट्रैक की जो रिक्वायरमेंट है वो रिलेट हो पाएगी ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक. ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक खुद ऑब्टेन होगा अगर हम लोगों को ई एक्चुअल मेन ट्रैक पता हो.
ई एक्चुअल मेन ट्रैक हम ऑब्टेन कर सकते हैं ई थियोरेटिकल मेन ट्रैक से, और उसके लिए हमें पता होना चाहिए वी मैक्सिमम मेन ट्रैक। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये अगर हमें पता है तो उसके बेसिस पे ई थियोरेटिकल मेन ट्रैक, ई एक्चुअल मेन ट्रैक, और उससे फिर ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक, फिर ई थियोरेटिकल ब्रांच ट्रैक, और ये वी मैक्सिमम ब्रांच ट्रैक कैलकुलेट होगा। तो बेसिकली इस तरह से इसको हम लोग फॉलो करते हुए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और उन्हीं के लिए हमारे पास में रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वी मैक्सिमम इस पे चेक अप्लाई करें मार्टिन्स फॉर्मूला। तो दोनों में से जो मिनिमम वो हम लोग प्रोवाइड करें। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर वी मैक्स मिल चुका है, तो हमें चाहिए ई थियोरेटिकल राइट। तो 12.9 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्दर इसी से हम लोग ई थियोरेटिकल मेन ट्रैक इक्वल टू ई एक्चुअल मेन ट्रैक प्लस कैंटेड एफिशिएंसी। तो ई एक्चुअल मेन ट्रैक इक्वल टू ई थियोरेटिकल मेन ट्रैक प्लस माइनस कैंट एफिशिएंसी। ठीक है, कैंट एफिशिएंसी की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है 7.6 सेंटीमीटर। अब इसी से हम लोग ई एक्चुअल मेन ट्रैक पता है हमको। ठीक है, आइडेंटिटी ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्चुअल मेन ट्रैक। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक इक्वल टू माइनस ऑफ 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्दर हम लोग कैलकुलेट करें ई थियोरेटिकल ब्रांच ट्रैक इक्वल टू, तो ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक प्लस कैंट एफिशिएंसी। तो ई थियोरेटिकल ब्रांच ट्रैक, अब इस ई थियोरेटिकल ब्रांच ट्रैक से हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं। इसको चेक अप्लाई करें।
क्वेश्चन एक बार समराइज करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन में ये पैरामीटर्स गिवन थे, वी मैक्सिमम ब्रांच ट्रैक पूछा गया था। अब इसके इस पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग वी मैक्सिमम जो मेन ट्रैक के लिए गिवन है 75 किलोमीटर पर आवर, इसको क्रॉस चेक किया मार्टिन्स फार्मूला के साथ, दोनों में से जो मिनिमम वो फाइनल आंसर। इसी के हेल्प से हम लोग ई थियोरेटिकल मेन ट्रैक कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस ई थियोरेटिकल मेन ट्रैक में हम लोग फॉर्मूले के थ्रू ई एक्चुअल मेन ट्रैक को ऑब्टेन किया गया 7.6 सेंटीमीटर जो कैंट एफिशिएंसी है। इस ई एक्चुअल मेन ट्रैक की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ब्रांच ट्रैक के अंदर, बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा आएगा कि वहां पर वो नेगेटिव साइन मिल चुका होगा। तो ई थियोरेटिकल ब्रांच ट्रैक के लिए जब उसे कैलकुलेट करोगे तो ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक प्लस कैंट एफिशिएंसी वैल्यूज पुट करेंगे, रिजल्ट रहेगा। इसी से हम लोग जब स्पीड कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वो स्पीड 27.07 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसको जब चेक किया गया तो आंसर हमें मिलेगा 82.88 किलोमीटर पर आवर, और दोनों में से जो मिनिमम वो हमारे लिए फाइनल आंसर दैट इज 27.07 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें एक तरह से यूं कह सकते हो कि फिक्स पैटर्न है जिसे ही हम लोग फॉलो करेंगे। अब आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑफ कोर्स इतना बिगर क्वेश्चन होगा नहीं, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको जो दिए जा सकते हैं वो ये है, वो यहां से स्टार्ट होगा और कुछ यहां तक के लिए उसको कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं। तो इसमें बस एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही खेल होता है जिसमें उसको रखा जाता है। इसके हिंट सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम लोग ये वैल्यू याद होनी चाहिए या ये आइडेंटिटी आपको बस याद होना चाहिए कि ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक की वैल्यू हमेशा ई एक्चुअल मेन ट्रैक के इक्वल होता है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में उसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसी कंसेप्ट को प्रिपेयर करने के लिए एक और क्वेश्चन, a 5-degree curve is diverted from a 3-degree main track in opposite direction in the layout of a broad gauge track if the speed on the branch track is restricted to 35 kilometer per hour, calculate restricted speed on main track.
Kent efficiency is 7.6 centimeter. क्वेश्चन के अंदर a 5-degree curve is diverted from a 3-degree main track in opposite direction in the layout of a broad gauge track. ठीक है. If the speed on the branch track is restricted to 35 km per hour and calculate the value of restricted speed on the main track. Kent efficiency is already mentioned as a 7.6 centimeter. ठीक है. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. Degree of the curve, branch track. Main track 3 degree. V maximum branch track equal to 35 km per hour. V maximum main track. ठीक है. तो ये अननोन है. इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए तो V maximum मेन ट्रैक की हमें जरूरत है. इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें चाहिएगा E थ्योरेटिकल मेन ट्रैक. E थ्योरेटिकल मेन ट्रैक फर्दर डिपेंडेंट होगा E एक्चुअल मेन ट्रैक और वो डिपेंडेंट होगा E एक्चुअल ब्रांच ट्रैक के लिए. नेगेटिव साइन के साथ में एक दूसरे के साथ रिलेट हुआ. ठीक है. इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें चाहिए E थ्योरेटिकल ब्रांच ट्रैक और वो हमें मिल जाएगा V मैक्सिमम ब्रांच ट्रैक से. ठीक है. ये मतलब इसकी बेसिक थीम है जहां से इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया जा सकता है. ठीक है. तो हम लोग अगर इस तरह से रिवर्स में चले जाएंगे तो इनके सारे स्टेप्स के थ्रू हम लोग लास्ट में यहां तक पहुंच सकते हैं और ये स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है. V max branch track equal to इन दोनों में से जो मिनिमम वो फाइनल आंसर. तो V मैक्सिमम ब्रांच ट्रैक के लिए 35 किलोमीटर पर आवर. तो E थ्योरेटिकल ब्रांच ट्रैक इक्वल टू E थ्योरेटिकल ब्रांच ट्रैक. अब इसी से हम लोग कैलकुलेट करें. -4.7 -7.6 E actual branch track equal to minus of E actual main track. तो E actual main track equal to 2.9 centimeter. नेक्स्ट इज ए थियोरेटिकल मेन ट्रैक कैलकुलेट करें.
मेन ट्रैक के लिए डिग्री ऑफ द कर्व 3, चेक अप्लाई करें मार्टिन्स फॉर्मूला से। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन एक बार इस तरह से समराइज करते हैं। क्वेश्चन के अंदर डिग्री ऑफ द कर्व ब्रांच ट्रैक के लिए पता है, मेन ट्रैक के लिए पता है, वी मैक्सिमम ब्रांच ट्रैक का भी हमको इसमें गिवन था, मेन ट्रैक के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को इसमें अप्लाई करते हुए चलते हैं इन कंसेप्ट्स को। तो सबसे पहले वी मैक्स ब्रांच ट्रैक का हमारे पास में 35 किलोमीटर पर आवर, मार्टिन्स फॉर्मूला से चेक किया आंसर, तो इन दोनों में से जो मिनिमम है वो क्वेश्चन को कंट्रोल कर गया। ठीक है, उसके बेसिस पर वी मैक्सिमम ब्रांच ट्रैक जब हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट किया तो वो 35 किलोमीटर पर आवर था, तो फिर ई थियोरेटिकल ब्रांच ट्रैक की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो वो आंसर हमें मिलता है 4.7 सेंटीमीटर। ये सारे पैरामीटर ब्रांच ट्रैक के ही थे जिन्हें इसमें हमने पुट किया था। उसके बाद में ई थियोरेटिकल ब्रांच ट्रैक के लिए वैल्यूज जब मिल चुकी हैं तो ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक की वैल्यू कैलकुलेट हुआ। ठीक है, इसमें इस आइडेंटिटी को हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्चुअल मेन ट्रैक। तो ई एक्चुअल मेन ट्रैक की वैल्यू हमें मिली 2.9 सेंटीमीटर, जो पहले नेगेटिव था ब्रांच ट्रैक के लिए वही हमारे लिए पॉजिटिव हो चुका होगा। तो ई थियोरेटिकल मेन ट्रैक के लिए कैलकुलेट किया, 7.6 सेंटीमीटर केंट एफिशिएंसी थी, तो उसके बेसिस पे 10.5 सेंटीमीटर इसमें हमें मिला। फर्दर ई थियोरेटिकल मेन ट्रैक के लिए कैलकुलेट हुआ, तो आंसर इसमें वी मैक्स मेन ट्रैक के लिए जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को पुट करके, तो आंसर कुछ इस तरह से 67.54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको चेक किया तो आंसर 97 मिला है, तो दोनों में से जो ऑफ कोर्स लेसर है दैट इज 67.54 किलोमीटर पर आवर, वही हमारे पास में इसमें रिजल्ट रहेगा। अगेन इसमें भी जो हमें क्वेश्चन मिलेगा वो यहाँ तक के इनके चांसेस ज्यादा होते हैं, अदरवाइज इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कन्वेंशनल के लिए हमारे पास में नो डाउट सारे चेक्स वगैरह अप्लाई करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव में बस इनके प्लस माइनस के बेसिस पे ही ये कैलकुलेशन रह जाती है जिसमें इसके रिजल्ट्स हमको मिलते हुए चलते हैं। जनरली ये फॉर्मूला इसमें हमारे लिए काम नहीं करता, लेकिन फिर भी चैप्टर की थीम यही है कि हमें इसमें चेक अप्लाई जरूर करना होता है, तो ये चेक इस तरह से अप्लाई करने के बाद इसमें रिजल्ट मिलता है। इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर एक स्टेटमेंट और था, वो इस तरीके से कि जो क्वेश्चन में हमें दिया जाता है जिसमें हम लोग बात करते हैं स्पीड डिसाइडेड बाय द रेलवे बोर्ड, वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इसमें वैलिड होता हुआ हमें दिखाई देता है, या इसको हम आइडेंटिफाई करना कह सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में जो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन द ब्रांच ट्रैक या मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड स्पीड या लिमिटेड स्पीड जो हमको दे रखा है वो 35 किलोमीटर पर आवर, ये जो स्पीड हमको दिया जाएगा वो होगा हमारे लिए स्पीड डिसाइडेड बाय द रेलवे बोर्ड। तो एग्जाम में ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा कन्वेंशनल का वाला है पार्ट, लेकिन ये चीज का भी है कि क्वेश्चन के अंदर जब इस तरह से कोई स्पीड मेंशन की जाती है वही स्पीड होती है जो कि हमारे पास में रेलवे बोर्ड की होगी। तो जो हमारे पास में अभी तक सीक्वेंस है, स्पीड डिसाइडेड बाय द रेलवे बोर्ड, इसके बाद में स्पीड कैलकुलेटेड बाय मार्टिन्स फॉर्मूला, सुपर एलिवेशन एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का। तो सुपर एलिवेशन के भी सारे जितने केसेस हैं वो हम लोग चेक कर चुके हैं, इसके बाद में मार्टिन्स फॉर्मूला उनको भी देख चुके हैं, और एक रह गया स्पीड डिसाइडेड बाय रेलवे। तो स्पीड जो इस तरह से हमें मिलेगी रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, अलाउबल, परमिसिबल या लिमिटेड जो है, वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे लिए चले जाएंगे सिर्फ और सिर्फ रेलवे बोर्ड के लिए, और उन्हीं के बेसिस पे इसे ऑब्टेन किया जाएगा। कल तक हम जो नेक्स्ट प्रीवियस केस था जिसमें हम लोगों ने सुपर एलिवेशन के केसेस चेक किए थे, और जिसमें ये भी एक रिजल्ट रह गया था कि हमारे पास में अगर किसी भी बॉडी को कर्व सेक्शंस पे रखते हैं तो कर्व सेक्शंस पे रखने पर उस केस के अंदर सेंटीमीटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के चलते वहाँ पर आउटर सरफेस को रेज करना होता है, और रेलवे में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सुपर एलिवेशन के बेसिस पे ही सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू इनर सरफेस आउटर सरफेस जो रेज होता है
उसी के लिए कैलकुलेशन चेक किया था। जो फॉर्मूला है हमारे पास E इक्वल टू GV² डिवाइडेड बाई 127R। इसके बाद में अगर ये तो था हमारे पास में एवरेज स्पीड के लिए, अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली उस केस के अंदर हम लोगों को एक्स्ट्रा सुपर एलिवेशन की जरूरत है, जो कि हमने प्रोवाइड नहीं किया था। और यही सुपर एलिवेशन जो हम लोग नहीं प्रोवाइड करते, इसी को बोलते हैं केंट डेफिशिएंसी। उसके बेसिस पे भी एक नया फॉर्मूला था हमारे पास, E थ्योरेटिकल इक्वल टू E एक्चुअल प्लस केंट डेफिशिएंसी। फर्दर अगर दो रिवर्स कर्व्स या यूं कह सकते हो कि दो अपोजिट डायरेक्शन के जो कर्व्स थे वो एक सिंगल पॉइंट पर अगर मीट करते हैं तो उनके चलते एक जंक्शन पॉइंट के ऊपर जो सुपर एलिवेशन का डिफरेंस क्रिएट होता है अलग अलग ट्रैक के लिए, तो उसी से नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्रिएट हो चुका होता है। ठीक है, अब यहां तक के केसेस के बाद में हम लोग कर्व्स की थ्योरी हमको मिलती है और उसमें दो केस जाते हैं। वो दो केस इस तरीके से कि अगर जैसे सपोज एक स्ट्रेट ट्रैक से चलते आए और उस केस में हम लोगों को इस तरह से अगर टर्न देना है, तो यहाँ पर स्ट्रेट ट्रैक का जो होगा अलाइनमेंट जो होता है, जैसे जो स्ट्रेट लाइन है उसका सेंटर लाइन से जब उसको चेक करते हैं तो उस सेंटर लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करके इस तरह से एक पाथ बनता हुआ जाता है जिसको बोलते हैं चेंज इन अलाइनमेंट। उसके बेसिस पे जो कर्व्स बनते हैं उन कर्व्स का नाम रखा जाता है हॉरिजॉन्टल कर्व्स। ठीक है, और दूसरा एक होता है कि अगर सपोज जैसे कोई एक हिली एरिया है और उसमें हम लोग इस तरह से मूवमेंट करते हुए जाएंगे फिर डाउनवर्ड आते हुए जाएंगे, तो अब इस केस में टोटल ये 3 सेगमेंट में डिवाइडेड हो चुका होता है, एक अपवर्ड, फिर मिडल पोर्शन और लास्ट में ये डाउनवर्ड वाला पोर्शन। तो ये जो अपवर्ड वाला पोर्शन है, इस अपवर्ड वाले पोर्शन में देखो या डाउनवर्ड वाले पोर्शन के अंदर, तो इसमें हर पॉइंट पे ग्रेडियंट चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है और उसके बेसिस पे जो कर्व्स हमें फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कर्व्स। तो अभी तक के लिए दो स्टेटमेंट, इफ देयर इज चेंज इन अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक देन हॉरिजॉन्टल कर्व्स आर फॉर्म्ड, और अगर कहीं पे ग्रेडियंट में चेंज होगा तो उसके चलते वर्टिकल कर्व्स फॉर्म होते हुए हमें दिखाई देते हैं। जब भी कभी हम लोग अभी तक तो सिर्फ दो ही पॉइंट थे, एक अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल के लिए चला जाएगा और ग्रेडियंट जो वर्ड है वो वर्टिकल के साथ हमें कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में फर्दर ये रहेंगे कि ये जो वर्टिकल कर्व्स होते हैं, वर्टिकल कर्व्स में हम लोग जो उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, एक होता है पॉजिटिव ग्रेडियंट, मिडिल पोर्शन और लास्ट वाला होता है नेगेटिव ग्रेडियंट। तो इसमें जो ये मिडिल पोर्शन होता है इसको हम लोग एक स्ट्रेट ही प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेट प्रोवाइड करने के पीछे जो बहुत सिंपल सा लॉजिक है वो इस तरीके से कि जब व्हीकल का मूवमेंट होगा वो एक ग्रेडियंट पे चलता हुआ जाता है तो उसको रेस्ट करने के लिए एक लोकेशन दिया जाता है या एक एरिया दिया जाता है। तो वो जो पोर्शन है वो हमेशा लेंथ ऑफ द व्हीकल के बेसिस पे डिसाइड होता हुआ जाता है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है, जैसे बस कार की बात करते हैं तो वहां पे लेंथ ऑफ व्हीकल कम होता है, तो उस केस में 10 से 20 मीटर का ही अगर स्ट्रेट ट्रैक दे देंगे तो आसानी से वो वहां पर रेस्ट करता हुआ दिखाई देता है। सेम टाइम पर जैसे ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन की लेंथ ज्यादा होने के चलते अगर ये व्हीकल जाता है तो उस केस में हम ऐसा नहीं चाहते कि हाफ और हाफ इस साइड रह जाए, तो ऐसा कंडीशन ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, अब इसका एक्सकेवेशन वर्क यहाँ पे इस तरह से किया जाता है कि जिसके चलते ये बॉटम तक आता हुआ जाएगा या काफी बिलो आ जाएगा, जब उसके बाद में एक स्ट्रेट ट्रैक बनता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा लेंथ ऑफ व्हीकल होगा उतना ही लेंथ में ये स्ट्रेट पोर्शन हमें वहां पे दिखाई देगा। तो ये जो अरेंजमेंट इस तरीके से बनता हुआ जाता है इसी को बोलेंगे हम लोग कि मिडिल पोर्शन एक स्ट्रेट होगा, दैट विल ऑलवेज बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ व्हीकल।
ठीक है। इसके बाद में ये हो गया मिड पोर्शन ऑफ वर्टिकल कर्व इज डिसाइडेड बाय लेंथ ऑफ व्हीकल। एक ये भी होता है कि हम लोग जो ये दो थ्योरीज को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल कर्व्स भी होते हैं, वर्टिकल कर्व्स भी होते हैं। तो इस तरह से समझना कि सपोज इस लेंथ ऑफ व्हीकल ट्रेन्स के अंदर हमें ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू हाईवे। तो जब रेलवे के अंदर ये लेंथ हमें ज़्यादा होगी तो उस केस में एक्सकेवेशन कॉस्ट यहाँ पर बढ़ चुका होता है। जितना ज़्यादा एक्सकेवेशन कॉस्ट होगा उस केस में डिज़ाइंस अनइकोनॉमिकल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जहां डिज़ाइंस अनइकोनॉमिकल होंगे तो उनको इकोनॉमिकल बनाने के लिए बेटर तरीका होता है कि क्यों ना हम लोग ये ऊपर का जो एक्सकेवेशन है वो ना करके एक उसके अंदर एक छोटा सा पाथ या एक होल क्रिएट कर दें और उसके बाद एक्सकेवेट करते उसको ले जाएं, जिसको बोलते हैं हम लोग टनल अरेंजमेंट। तो ये एक थ्योरी है कि हम लोग जो सीक्वेंस फॉलो करते हैं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर उसके बाद में आता है टनल अरेंजमेंट। तो जो ये ओपन कट थ्योरी है जिसमें ओपन टू स्काई पैसेज हमें जो दिखाई देता है, ये हम प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर डेप्थ तक के लिए, जिसके बाद में डिजाइन थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल होता हुआ हमें दिखाई देना चालू करता है। तो एक तरह से स्टेटमेंट जो एक थंब रूल कह सकते हैं कि जो ओपन कट थ्योरी है ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर तक के लिए है। उसके बाद जनरली हो भी सकता है प्लस माइनस कुछ मीटर्स के लिए, लेकिन जनरली उसके बाद में इसको नहीं रखा जाता है, क्योंकि उस केस में अगर जितना ज्यादा डेप्थ करते जाएंगे उतना ही उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका होगा। तो एक स्टेटमेंट ये ओपन कट थ्योरी जो है जिसमें हम लोग ओपन टू स्काई पैसेज मिलता है वो 20 मीटर डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन तक के लिए वैलिड होगा। तो इनके कुछ पॉइंट्स इस तरह से मिले कि अगर कहीं पे चेंज इन अलाइनमेंट होगा तो उसके बेसिस पे जो कर्व्स फॉर्म होंगे वो हो गए हमारे लिए हॉरिजॉन्टल कर्व्स, और अगर चेंज इन ग्रेडियंट के बेसिस पे कोई कर्व्स जो फॉर्म होते हुए जो दिखाई देंगे वो हो गए वर्टिकल कर्व्स। इसके बाद में जो मिडल पोर्शन ऑफ द कर्व है या मिडल पोर्शन जो वर्टिकल कर्व्स का होगा दैट विल ऑलवेज बी डिसाइडेड बाय लेंथ ऑफ व्हीकल। अगर लेंथ ऑफ व्हीकल ज्यादा है तो उस केस के अंदर एक्सकेवेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और वहां से जो हमारे पास में नए कर्व्स बनते हुए जाएंगे वही हो गए जो उस केस में जितना ज्यादा एक्सकेवेशन होगा उतना ही डिजाइन अनइकोनॉमिकल होता है। तो या तो उस केस के अंदर हम लोग कर देते हैं कि टनल अरेंजमेंट दे दो, और जब मैक्सिमम डेप्थ जिस तक के ये एक्सकेवेशन वर्क पॉसिबल है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं वो होता है हमारे पास में ओपन कट। और ओपन कट के लिए जो डेप्थ इकोनॉमिकल बुकिश आंसर इसको कह सकते हो वो 20 मीटर के लिए हमारे पास में रह जाता है। इसके बाद में हम लोग जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स जो प्रोवाइड करते हैं, अब हॉरिजॉन्टल कर्व्स के साथ में ये है कि इनको डायरेक्टली दोनों ही टॉपिक है हमारे पास में, हॉरिजॉन्टल कर्व्स भी हैं और वर्टिकल कर्व्स भी हैं, तो दोनों को ही हम लोग इसमें डिटेल में जाते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल कर्व्स, तो इसको इस तरीके से समझना होता है कि जब भी कभी हॉरिजॉन्टल कर्व्स रखते हैं तो उसमें 3 सेगमेंट होते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि स्ट्रेट ट्रैक और ये सर्कुलर आर्क। अगर स्ट्रेट ट्रैक के साथ में डायरेक्टली सर्कुलर आर्क को कनेक्ट कर दिया तो स्ट्रेट ट्रैक का जो रेडियस होता है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, और सेम टाइम पे सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है वो अपने आप में एक फिक्स्ड है या कन्फाइंड वैल्यू है जो हमें इसमें मिलती हुई चलती है। इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि स्ट्रेट ट्रैक पे तो अपने आप में पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है, लेकिन जब उसको सर्कुलर आर्क पे रखते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू इनर आउटर सरफेस को रेस करना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करने के लिए। जब सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करेंगे तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पहले तो एकदम लेवल पे आए और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सडन इंक्रीमेंट अगर होगा तो इतना इंपैक्ट फोर्स वहां पे जनरेट होने के चांसेस हैं व्हीकल के लिए। ये वैलिड हर तरह के व्हीकल्स के लिए होगा। तो ये सडन इम्पैक्ट वाला जो केस है या जो जर्क वहां पे जो जनरेट होता है ऐसा ना हो तो सुपर एलिवेशन तो देना है, लेकिन सुपर एलिवेशन को फिर ग्रेजुअल मैनर में दिया जाता है, और ये जो ग्रेजुअल मैनर में देने का जो कर्व हम लोग यूज करते हैं दैट कर्व इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन कर्व, जो ना तो अपने आप में स्ट्रेट होता है और ना ही वो सर्कुलर होता है, इंटरमीडिएट टाइप का रह जाता है। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज अ ट्रांजिशन कर्व। तो स्टेटमेंट पहला ये मिलता है transition curves are provided to provide super elevation in a gradual manner. First statement for the transition curves. Second ये कि अगर हम लोग इस ट्रांजिशन कर्व्स की अगर बात करते हैं और स्ट्रेट ट्रैक और इधर सर्कुलर आर्क है, मतलब 3 सेगमेंट इस तरह से है, इसको टॉप व्यू में अगर देखेंगे तो वो इस तरीके से हमें दिखाई देगा। राइट, अब ये इस तरह से है, तो इसमें ये तीनों सेगमेंट हो गए हमारे लिए, स्ट्रेट, ट्रांजिशन, सर्कुलर। सर्कुलर के लिए रेडियस एक
फिक्स वैल्यू, और यहाँ पे जो रेडियस होगा वो टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो एक पॉइंट ये भी बनाया जा सकता है कि ट्रांजिशन कर्व्स आर इंट्रोड्यूस to provide reduction in the radius of the curve from infinity to radius of circular arc, वो भी इसी जोन में होता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। अब इसमें थर्ड स्टेटमेंट इस तरीके से बनाया जाता है कि जब भी ये दोनों कर्व्स को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करते वक्त डेफिनेटली वहां पे डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता हुआ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि व्हील्स का शिफ्टिंग एक कर्व से दूसरे कर्व पर एकदम प्रॉपरली या ग्रेजुअल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं, होता कभी नहीं, सिर्फ अजम्पशन होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि दोनों कर्व्स यहाँ पर परफेक्टली कनेक्टेड हैं, और उसी को मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्ड के साथ में कि बोथ द कर्व्स आर परफेक्टली टेंजेंशियल एट द जॉइनिंग पॉइंट। तो ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो हम लोगों को यहाँ पर इन ट्रांजिशन कर्व्स के लिए मिलते हैं। ये अभी तक 3 स्टेटमेंट हैं जो इस तरह से मिले। सबसे पहले ये कि ट्रांजिशन कर्व्स के अंदर ये हम लोगों को जो सुपर एलिवेशन यहाँ देना होता है सर्कुलर आर्क के लिए, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज to provide super elevation in a gradual manner. Second is reduction in the radius of the curve from infinity to radius of a circular arc. Or third one is this transition curve must be perfectly tangential or perfectly connected to the straight track and to the circular at the joining point. इन्हीं के बेसिस पे हम लोग इस ट्रांजिशन कर्व्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह से transition curve is required for gradual increment in super elevation in outer railway track to provide gradual reduction in radius of curve from infinity to radius of circular arc. Next is transition curve must be properly connected at the joining points, जिससे कि हम लोग उसको easily wheels का shifting कर सके, या फिर इसी को बोल सकते हैं perfectly tangential points है जिसके साथ इन्हें provide करते हैं। ठीक,
ये हमारे लिए स्ट्रेट ट्रैक, जिसके लिए रेडियस हो गया टेंड्स टू इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क। ठीक है, अब इसके लिए जो रिजल्ट लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमारे पास में ये पूरा सेगमेंट इस तरह से हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर रेडियस में रिडक्शन तो होगा। हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, अगर दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड हैं तो उस दोनों एक दूसरे के साथ में प्रॉपरली प्रोपोर्शनेट अगर होंगे तो कह सकते हैं जर्नी अपने आप में कंफर्टेबल है। ठीक है, तो उससे एक रिजल्ट मिलता है कि ई और पी दोनों एक दूसरे के साथ में प्रॉपरली प्रोपोर्शनेट होते हुए दिखाई देने चाहिए, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। इसके बाद में हम लोग जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर बात करते हैं तो mv²/r, और इसी के लिए हम लोग लिख सकते हैं m ओमेगा v। ठीक है, तो उसके लिए जैसे इसके अंदर ही अगर हम लोग लिखें तो v = ω/r। ठीक है, तो अगर हम लोग ओमेगा की जगह v/r लिखेंगे तो सेम वही फॉर्मेट है जो इसमें हमें मिल जाता है। अब इससे एक रिजल्ट ये रहता है कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के लिए जब चेक करते हैं तो इसके हर सेगमेंट में अपने आप में ये वैल्यू जो है कुछ हद तक स्पीड में रिडक्शन होता हुआ हमें जरूर दिखाई देना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से इस तरह से रिलेट कर लेते हैं। सपोज ये हो गया 80। ठीक है, अब 80 की अगर बात करेंगे तो 80 अगर किसी एक व्हीकल का स्पीड था स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर, तो डेफिनेटली जब वो सर्कुलर आर्क में जाएगा तो उसकी स्पीड में कोई ना कोई रिडक्शन तो है। तो हम लोग कहें कि वो रिड्यूस्ड वैल्यू हमें मिलती है 60 किलोमीटर/आवर। अब इन दोनों के बीच में अगर जब चेक करते हैं तो वहां स्पीड में रिडक्शन हो गया 20 किलोमीटर/आवर का। 20 किलोमीटर/आवर में अगर इसको हम लोगों ने स्मॉलर सेगमेंट में डिवाइड किया है, हर एक मतलब इसको 20 सेगमेंट में भी डिवाइड कर देते हैं, तो भी अपने आप में स्पीड में रिडक्शन जो ग्रेजुअल हुआ होगा, तो नो डाउट उसके चलते भी कह सकते हैं कि अब यहाँ पर स्पीड अपने आप में ग्रेजुअली रिड्यूस होती हुई गई होगी, तो जर्नी अब भी हमको कंफर्टेबल होती हुई दिखाई देगी। इसके इस कंफर्टनेस को यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग कैरी कर रहे हैं। सेम टाइम पर जब हमको ये फॉर्मूले यहाँ पे मिलते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर जब हम लोग मास ऑफ द बॉडी की बात करें तो वो थ्रू आउट द कर्व अपने आप में कांस्टेंट होगा, उससे कभी वेरिएशंस कर नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो रिजल्ट ये रह गया कि मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट है। अब इस तरह से सोचना कि किसी भी बॉडी को जब हम लोग एक कर्व पे रखते हैं, सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस अगर बैलेंस्ड होंगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इन लेटरल डायरेक्शन विल बी 0। तो उस केस में अब वो बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में ही मूवमेंट करती हुई हमें दिखाई देगी। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि अब अगर ये स्पीड भी हमारे पास में कांस्टेंट हो गया तो p अब डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, ओमेगा के ऊपर। ठीक है, और इन दोनों से भी एक रिजल्ट को निकाल सकते हैं कि p और m और v अगर दोनों अगर कांस्टेंट होंगे तो p डिपेंडेंट हो गया सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, r के ऊपर। अब इन सब बातों को रिलेट करें कैसे, तो उसके लिए एक छोटी सी हेल्प ये मिलती है कि ओमेगा के लिए जब हम लोग चेक करते हैं तो ओमेगा का फॉर्मूला जैसे हम लोग इसको बोलेंगे d थीटा डिवाइडेड बाई dt, तो θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। सेम टाइम पे स्पीड को हम लोगों ने कांस्टेंट माना था किसी एक स्मॉलर सेगमेंट के अंदर। अगर ये स्पीड कांस्टेंट है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है ds डिवाइडेड बाई dt, तो हो गया s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो इस टाइम इंटरवल में जिसमें ओमेगा जिस रेट से चेंज हो रहा है उसी टाइम के अंदर पार्टिकल ने कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर ट्रेवल करी होगी, और वो डिस्टेंस अगर हमें पता लग जाए थ्रू आउट द कर्व और इन सबको जब ऐड करें तो वही अपने आप में होता है हमारे लिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो जिस रेट से ये सारे पैरामीटर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए गए उसी रेट से हमारे पास में एक पैरामीटर और यहाँ पे जनरेट हो गया, वो लेंथ। तो अगर ये पैरामीटर हमें पता है तो आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो आइडेंटिटी ये बोली जाती है कि जिसके लिए सारे के सारे ट्रांजिशन कर्व्स डिफाइन होते हैं, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलती है। और इनमें से हमारे पास में जो एक्चुअली हमारे लिए जो जरूरत है, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर इनको मिल चुका है, तो अननोन पैरामीटर था सिर्फ L। तो इसके इस पैरामीटर को L इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू R, ये एक आइडेंटिटी है, या इसको कह सकते हैं आइडियल कंडीशन है जिसके लिए ट्रांजिशन कर्व्स हम लोग डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली इस इक्वेशन के थ्रू जो कर्व हमको मिलेगा वो कर्व कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल कर्व। अब ये स्पाइरल कर्व प्रोवाइड तो कर दो, लेकिन इस स्पाइरल कर्व में एक प्रॉब्लम है
मैथमेटिकली ये एक अपने आप में वो बेसिक आइडेंटिटी है जिसके लिए इस ट्रांजिशन कर्व्स को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें इस कर्व को प्रोवाइड करते हुए बस एक ही प्रॉब्लम है, इसके हर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर जो थीटा है वो वेरिएशंस के साथ हमें मिलता हो जा रहा है, और जितना इस थीटा को हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि स्पीड में रिडक्शन अब सडन होता हुआ दिखाई देगा और वो डिस्कम्फर्ट वापस से क्रिएट होता हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे व्हीकल्स के मूवमेंट में वो डिस्कम्फर्ट वहां पे क्रिएट होता हुआ जाए, तो उसके इस डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए या उसके डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हम लोग डिफरेंट कर्व्स को है जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि एज कंपेयर टू स्पाइरल कर्व, अगर हम लोग कोई एक लेसर डिग्री का कर्व यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, मतलब इस तरह से, तो अपने आप में एज कंपेयर टू प्रीवियस जर्नी अब हमें इसमें कंफर्टेबल होती हुई हमें मिलती है। इसे बोलते हैं बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व। लेकिन ये कर्व भी वैलिड तो हुआ, लेकिन अगर जैसे हमारे पास लेंथ ऑफ व्हीकल ज्यादा होता है तो उस केस के अंदर शॉर्टर डिस्टेंस के अंदर व्हीकल को, अब अगर वो शॉर्टर डिस्टेंस के अंदर मुड़ने की भी कोशिश करता है तो भी वहां पे कहीं ना कहीं पे सडन जर्क आने के चांसेस या डिस्कम्फर्ट आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग करते हैं कि जब हमको पता है कि लेंथ ऑफ व्हीकल ज्यादा है, इन शॉर्ट आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे एक हो गया रेलवे में और एक हाईवे में, तो हाईवे में जो भी हमारे पास में लेंथ ऑफ व्हीकल रहा होगा, ठीक, उसके कंपैरिजन में रेलवे में लेंथ ऑफ व्हीकल ज्यादा है। अब लेंथ ऑफ व्हीकल ज्यादा है तो उस केस के अंदर जो डिग्री ऑफ द कर्व हमें मिलना चाहिए वो डेफिनेटली हमारे पास में एज कंपेयर टू प्रीवियस कंडीशन उसकी वैल्यू कम होगी। जितना ये डिग्री ऑफ द कर्व कम करते जाएंगे उतना ही जर्नी हमको इसमें कंफर्ट के साथ मिलता हो जाएगा। और जो ये थर्ड कर्व इस तरह से मिला है इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिकल पैराबोला। तो अब रिजल्ट ये इस तरह से बनता है कि जब भी कभी हम लोग ये स्टेटमेंट इस तरह से फ्लोट करते हैं कि अगर हम लोगों को आइडियल कंडीशंस की बात करनी होती है तो ट्रांजिशन का उसके लिए आइडियल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ स्पाइरल कर्व है जो जनरेट करता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में स्पाइरल कर्व्स को प्रोवाइड करने में बस नुकसान ये होता है कि अगर इसको एग्जैक्टली प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं तो स्पीड में रिडक्शन ड्रास्टिकली होता है और वो डिस्कंफर्ट क्रिएट करता हुआ जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा कोई डिस्कंफर्ट हो, इसके लिए हम लोग जो कर्व वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं वो कर्व होता है हमारे लिए लेमनिस्केट कर्व। लेमनिस्केट कर्व के साथ में बस कंस्ट्रेंट ये है कि अगर लेंथ ऑफ व्हीकल बढ़ जाता है, हाईवे में भी बहुत बड़े व्हीकल्स अगर हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करें या रेलवे में तो ऑफकोर्स बड़े ही होते हैं, तो लेंथ ऑफ व्हीकल ज्यादा होगा तो अब उस केस के अंदर ये कर्व भी वहां पे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देता है। तो उस केस में फिर हम लोग ये नए कर्व को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। ये होता है हमारे पास में क्यूबिकल पैराबोला। तो अभी तक के दो तीन स्टेटमेंट, जब भी हम लोग ट्रांजिशन कर्व्स की बात करते हैं तो उनकी आइडियल कंडीशंस इस तरह से रिलेट होती हैं एक दूसरे के साथ में, और इनमें से सिर्फ अननोन पैरामीटर एक ही था हमारे लिए, वो है एल, जिसके लिए हम लोगों ने इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो L inversely proportionate to R, that is the ideal condition for transition curves, and this ideal condition is actually satisfied by the spiral curve। लेकिन हमारे पास में लेंथ ऑफ व्हीकल ज्यादा होना या कंफर्ट के साथ जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो ये लेमनिस्केट कर्व ही यहाँ पे बेटर रिजल्ट देता है, और अगर उससे ज्यादा लेंथ ऑफ व्हीकल है तो फिर हमको क्यूबिकल पैराबोला के पास में जाना पड़ता है।
if the centrifugal force P is to be increased at a constant rate, centrifugal force must vary with time, right? जिससे हम लोगों ने इस रिलेशनशिप को ड्राइव किया था. इसके बाद में L इनवर्सली प्रोपोर्शनेट R जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, दिस इज द आइडियल कंडीशन for transition curve, and spiral curve satisfied all the requirement of transition curves. ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ कर्व्स हैं, स्पायरल कर्व, बर्नौलीज लैम्निस्केट कर्व और क्यूबिकल पैराबोला, जिन्हें हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब इनमें से हमारे पास में जो इक्वेशन कहो या फिर जो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जो रह जाता है, वो सिर्फ एक ही है हमारे पास, वो है क्यूबिकल पैराबोला, जिसके हम लोग रेलवे में कंसर्न है, जिसके लिए क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. तो एक जनरल इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से मिले, ए बी सी डी. अब इसमें एम ये रह गया कि ए बी सी डी को फाइंड आउट करो और उसके बाद में ये इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं क्यूबिकल पैराबोला के लिए. तो जो रिजल्ट्स है हमारे पास में, बस उन्हीं को इसमें रिलेट करते हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू, ये इक्वेशन अपने आप में एक डिफ्लेक्शन की तरह से हो गया हमको. तो जिस पॉइंट पे ये हमारे पास में कैसा कर्व होगा, तो इस तरह समझना, इससे पहले स्ट्रेट ट्रैक है और इसके बाद में सर्कुलर आर्क है. तो उस अजम्पशन को रिकॉल करते हैं कि जब भी कभी हम लोग इस ट्रांजिशन कर्व को कनेक्ट करते हैं, तो ट्रांजिशन कर्व मस्ट बी परफेक्टली कनेक्टेड टू द स्ट्रेट ट्रैक एंड टू द सर्कुलर आर्क. एंड इफ इट इज गोइंग टू बी परफेक्टली कनेक्टेड, तो डेफिनेटली दैट स्ट्रेट ट्रैक विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ द डिफ्लेक्शन. तो जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो उस केस में y की वैल्यू भी 0. इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करने के लिए डेफिनेटली d मस्ट बी इक्वल टू 0. डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x. एट x इक्वल टू 0 dy बाई dx. जब ये जिस पॉइंट पे इसको कनेक्ट करेंगे, सेम उसी पॉइंट के ऊपर ये अपने आप में एक परफेक्टली कनेक्टेड है हमको, और परफेक्टली कनेक्टेड होगा तो उस केस के अंदर वो स्ट्रेट लाइन है. और स्ट्रेट लाइन के साथ के जब हम लोग चेक करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन में कभी भी स्लोप अगर हम लोग लेंगे, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वो वैल्यू हमें मिलेगी 0. तो उसके चलते ये स्लोप की वैल्यू भी 0. और इस आइडेंटिटी को फर्दर सेटिस्फाई करने के लिए c मस्ट बी इक्वल टू 0. इसी में अगर हम लोग इसको फर्दर डिफरेंशिएट करें, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर. इसी को हम लोग सर्वे में पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं कर्वेचर. इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 बाई आर के साथ में. तो एट x इक्वल टू 0 जब रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस ऑफ द कर्व जिसके साथ में अगर वो परफेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ट्रांजिशन कर्व स्ट्रेट ट्रैक के साथ परफेक्टली अगर कनेक्टेड होगा, तो उस केस के अंदर डेफिनेटली रेडियस ऑफ द कर्व की जो वैल्यू है वो होगी टेंस टू इन्फिनिटी. और अगर ये टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 बाई आर टेंस टू 0. और इस बात को सेटिस्फाई करने के लिए b टेंस टू 0 इसमें होना चाहिए. ठीक है, अब इसी में एक अजम्पशन और लिया जाता है, वो इस तरह से कि जब भी कोई कर्व को, जैसे हमारे पास में ये स्पाइरल कर्व है, ठीक है, अब इस स्पाइरल कर्व को हो या स्पाइरल कर्व को जब प्रोजेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखाई देगा. सेम इसी कर्व को अगर ये यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब इस तरह से जब यहाँ पे रखोगे, तब भी एक स्ट्रेट लाइन है. और यही स्टेटमेंट इस बर्नौलीज लेमनिस्केट का भी है कि उसको भी जब एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करो या वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करोगे, तो आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगा. क्यूबिकल पैराबोला के साथ में भी वही लाइन है. लेकिन अब इसमें एक रिजल्ट रह गया कि अगर सपोज थीटा की वैल्यू कम है, सपोज थीटा की वैल्यू अगर कम है, तो उस केस में जो प्रोजेक्टेड लेंथ है और जो एक्चुअल लेंथ है, वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होगा. पता है ये कभी होता नहीं, ये सिर्फ एक हमारा अजम्पशन है जस्ट टू डिराइव अ रिजल्ट. तो उसके लिए हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये यहाँ पर L, 0 लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, जो इस तरह से हमें कनेक्ट होता हुआ मिलेगा. ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी को दोबारा रखें, एट x इक्वल टू L डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर. तो इसको इस तरह से समझो, ये वैल्यू अपने आप में होगा फिर रेडियस ऑफ द कर्व, क्योंकि जिस पॉइंट पे ट्रांजिशन कर्व एंड होगा, सेम उसी पॉइंट पे सर्कुलर आर्क स्टार्ट हो चुका है. और सर्कुलर आर्क अगर स्टार्ट होगा,
तो उसके लिए रेडियस ऑफ द कर्व होगा एक फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट वैल्यू होने के चलते ये वैल्यू हमें अब यहां पर रिलेट करवाते हैं इसको। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज को एबीसीडी को अगर इसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा y इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 6RCL। ठीक है, ये क्यूबिकल पैराबोला की वो इक्वेशन जिसके लिए एक्चुअली में हम लोग रिजल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें जो एक्चुअली में अननोन पैरामीटर हम लोगों को जो दिखाई देता है वो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का। तो पहले यहां तक का जो रिजल्ट है उसे एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, उसके बाद में दोबारा चेक करते हैं। हमारे पास में रेलवे के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्यूबिकल पैराबोला की ही रिक्वायरमेंट है। क्यूबिकल पैराबोला की जो रिक्वायरमेंट होगी तो उस क्यूबिकल पैराबोला के लिए हम लोगों ने दो अजम्पशंस हैं जिनकी इसमें हेल्प ली है पूरे रिलेशनशिप को ड्राइव करने के लिए। पहला अजम्पशन ये था, स्ट्रेट ट्रैक या ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर आर्क दोनों एक दूसरे साथ परफेक्टली कनेक्टेड होंगे। अगर ये परफेक्टली कनेक्टेड है तो उसके चलते डेफिनेटली ये अपने आप में व्हील्स का जो शिफ्टिंग होगा वो ग्रेजुअल होता हुआ दिखाई देगा। एक तो वो अजम्पशन रह गया। दूसरा ये रह गया कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर कम है। अगर थीटा की वैल्यू कम होगी तो जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है और जो प्रोजेक्टेड लेंथ है वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। एग्जैक्टली इक्वल होते नहीं है, ये जस्ट एक रिजल्ट को ड्राइव करने का है। ऑफ कोर्स इसमें एरर वगैरह रह जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब इसमें रिलेट कराते हैं, इस इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है, x इक्वल टू 0 पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0, d मस्ट बी इक्वल टू 0। जब उसको फर्दर डिफरेंशिएट करें एट x इक्वल टू 0 तो स्लोप की वैल्यू भी 0 होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन एक है तो उसके चलते उसकी स्लोप की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो c मस्ट बी इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करें एट x इक्वल टू 0, कर्वेचर जो मिला है दैट इज 1 अपॉन r, उसकी वैल्यू भी अपने आप में जब इस स्ट्रेट ट्रैक के लिए जब चेक करोगे तो यहां पर क्या हो गई 0। मतलब बेसिकली r की वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/r की वैल्यू 0। ठीक है, और जब हमारे पास में उस अजम्पशन को रखते हैं कि ट्रांजिशन कर्व और प्रोजेक्टेड लेंथ दोनों अगर ऑलमोस्ट इक्वल है तो एट x इक्वल टू l वो वैल्यू हो गया रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क के साथ। तो उसको रिलेट किया तो इक्वेशन मिला y इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 6RCL, क्यूबिकल पैराबोला इक्वेशन। ठीक है, अब क्यूबिकल पैराबोला जो इक्वेशन है उस क्यूबिकल पैराबोला इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर था जो हमारे लिए अननोन है, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का। अब ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलाज हैं जिनको हम लोग यहाँ पे रिलेट करते हैं। सेवन पॉइंट टू ई, ठीक है, इसके अंदर वेयर ठीक है, ये हमारे पास में तीन फॉर्मूले हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूले जिनके बेसिस पर रिजल्ट को ड्राइव किया जाता है। L इक्वल टू 7.2 ई, ठीक है, E स्टैंड फॉर एक्चुअल केंट इन सेंटीमीटर, L की वैल्यू जो मिलेगी वो मीटर में होगी। ये एम्पेरिकल फॉर्मूलाज के साथ में बस एक ही डिसएडवांटेज होता है कि यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है वो कभी यूनिट्स वाइज मैच नहीं हो पाता है। तो हमारे पास में इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो हमें इसी तरह से याद रखने होते हैं। ठीक है, E जो हो गया वो अपने आप में अगेन 0.073 E इंटू वी मैक्सिमम, ई सेंटीमीटर में होगा और वी मैक्स जो है वो किलोमीटर पर आवर।
इसके बाद में L इक्वल टू 0.073 CD इंटू वी मैक्सिमम। ठीक है, अगेन CD स्टैंड फॉर कैंट एफिशिएंसी इन सेंटीमीटर और वी मैक्स इन किलोमीटर पर आवर। ये तीन अलग अलग वैल्यूज हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स के लिए। तीनों वैल्यूज कभी इक्वल होंगे नहीं, लेकिन अगर सपोज ये अलग अलग हैं तो इनमें से किस वैल्यू को हमें लेना चाहिए। तो उसके पीछे इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर सुपर एलिवेशन हमें देना ही है और सुपर एलिवेशन देने के लिए जितना ज्यादा हमारे लिए बिगर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए जर्नी कंफर्टेबल या ग्रेजुअली हम लोग सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के चलते ये कह सकते हैं कि जब ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमें मिली हैं तो इन तीनों में से हमेशा हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को ही सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में स्पीड के लिए जो कल के कंसेप्ट हम लोगों जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे पास में था उसमें एक ये था कि स्पीड इज गोइंग टू डिपेंडेंट ऑन द रेलवे बोर्ड, दूसरा था मार्टिन्स फॉर्मूला, तीसरा था सुपर एलिवेशन और लास्ट में है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का। तीनों के तो फॉर्मूले का कंसेप्ट हम लोग चेक कर ही चुके थे, एक इसमें अब रह गया था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के जो फॉर्मूले हैं वो इस तरीके से, ठीक है, इसमें इस तरह से देखना, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के ये तीन फॉर्मूले 7.2e, 0.073 e इंटू वी मैक्सिमम, L इक्वल टू 0.073 CD इंटू वी मैक्स। तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं, तीनों की वैल्यूज भी अलग अलग होगी, लेकिन जब हमें इनको प्रोवाइड करना है तो तीनों में से हमेशा जो हायर रहेगा उसे प्रोवाइड करना चाहिए। उसका बेनिफिट ये रह जाएगा कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अगर ज़्यादा है तो उस केस के चलते हम लोग सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पीड बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, तो उसमें दो केसेस बनते हैं। एक हो गया तब जब हमारे लिए स्पीड की वैल्यू 100 किलोमीटर पर आवर से कम है, और एक है जब 100 किलोमीटर पर आवर से हमारे पास में ज़्यादा है। तो इसके लिए भी दो फॉर्मूले है, वी मैक्स 134 L डिवाइडेड बाई ई, वी मैक्स इक्वल टू 134 L डिवाइडेड बाई सी डी। वी मैक्स हो गया इन किलोमीटर पर आवर, L हो गया लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन मीटर, ई एक्चुअल कैंट इन mm, सी डी कैंट एफिशिएंसी इन mm। ठीक है, सेम वी मैक्स इसमें भी है 198 L डिवाइडेड बाई ई, 198 L डिवाइडेड बाई सी डी। ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं जो हमें यहाँ पर मिलते हुए जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में से भी जो हमें यहाँ पे रखना है वो मिनिमम ही होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास में एक रिजल्ट रह गया। तो इसमें बस इतना सा याद रखना होता है कि ये हमें फॉर्मूला सिर्फ तभी काम में लेना होता है तब जब हमारे पास में
क्वेश्चन के अंदर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू गिवन होती है। मतलब इस तरह से नहीं होगा कि हम लोग पहले लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करें फिर दोबारा से हम लोग Vmax को कैलकुलेट करें, इस तरह से नहीं है। इसके अंदर ऐसा है कि जब आपके क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है, एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगा कि जब हमें ये गिवन होता है तो ही हम लोग इसको यूज करते हैं, अदरवाइज इसे यूज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन design length of a transition curve for a broad gauge railway curved track having 4° deflection and a cant of 12 centimeter. The maximum design speed on the curve is 100 kilometer per hour. Assume cant efficiency as 7.6 centimeter. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर डिजाइन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का मतलब बेसिकली ये हमें फाइंड आउट करना होता है। इसके अंदर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर ए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक हैविंग 4° कर्व एंड a cant of 12 centimeter. ठीक है, द मैक्सिमम डिजाइन स्पीड ऑन द कर्व इज 100 किलोमीटर पर आवर. अज्यूम कैंट एफिशिएंसी एज अ 7.6 सेंटीमीटर. ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि क्वेश्चन में हमको वहां पे मेंशन किए गए हैं. ठीक है, तो अब इनमें से इन्हीं के बेसिस पर हम लोगों को क्वेश्चन को वहां पे प्रोसीड करना है. तो इसमें इस तरह से सोचते हैं कि हम लोगों को ट्रांजिशन कर्व के लिए लेंथ की रिक्वायरमेंट है और वो इसके फॉर्मूला ये 7.2e
ई हमको चाहिए सुपर एलिवेशन। अब इसमें जो सुपर एलिवेशन दे रखा है अ कैंट ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो एक थॉट इसमें बस ये आ सकता है कि जो सुपर एलिवेशन इसमें दे रखा है क्या वही सुपर एलिवेशन है जो एक्चुअल में है, या फिर हमारे पास में ये ई थियोरेटिकल है। तो आप इसकी लैंग्वेज जब पढ़ोगे तो ये चीज क्लियर होगा। अ कैंट ऑफ 12 सेंटीमीटर, सुपर एलिवेशन विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑन द कर्व इज रिटन हेयर, कि वो हमें जो प्रोवाइड किया है वो लिखा है, ना कि हम लोगों को थियोरेटिकल। थियोरेटिकल तो वैसे कभी प्रोवाइड करते ही नहीं है। थियोरेटिकल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब हमको जिस स्पीड के लिए हम लोगों ने कर्व को डिजाइन किया जाता है, या जिस सुपर एलिवेशन के लिए जो डिजाइन किया जाता है, उसके बाद में अगर एक कोई व्हीकल हायर स्पीड से मूव करता है तो जो गैप वहां पे रहता है, दैट मार्जिन इज कॉल्ड एज अ कैंट डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर तो हमारे पास में जो सुपर एलिवेशन है वो मार्जिन वाली बात नहीं होके ये ओरिजिनली वहां पे प्रोवाइड है। तो नो डाउट जो पहला फॉर्मूला है जिसमें 7.2 ई लिखते हैं, ये वाला कैलकुलेट हो गया। दूसरा है इसके अंदर कि डिजाइन स्पीड ऑलरेडी 100 किलोमीटर पर आवर हमें दे रखा है। तो अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचे कि हमारे लिए L इक्वल टू 0.073 ई इंटू वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम भी दिया हुआ है, एक्सेप्टेड, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में रह गया 0.073 सी डी इंटू वी मैक्सिमम। सी डी की वैल्यू भी उन्होंने दे रखी है, मतलब कैंट डेफिशिएंसी भी आपको इसमें दे रखा है। तो इसमें अननोन क्या रहा, वी मैक्सिमम। लेकिन अब इसमें साथ में एक चीज और है कि क्वेश्चन में 4 डिग्री कर्व भी वहां पे मेंशन किया हुआ है। 4 डिग्री कर्व का एक्चुअली में फिर मतलब क्या रह गया, न तो हमारे किसी फॉर्मूले में काम में आ रहा है और ना ही लेंथ में काम में आ रहा है। तो इसको अगर आप रिलेट करने की कोशिश करोगे तो एक चीज समझ में आएगी कि डिग्री ऑफ द कर्व से रेडियस मिल सकता है, और रेडियस मिलने से हम लोग वहां पे मार्टिन्स फार्मूला से अप्लाई करके वी मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम टाइम पे जो हमारे पास में सुपर एलिवेशन के फॉर्मूले भी हैं, ई एक्चुअल में हमारे पास में है, उसमें ई एक्चुअल को अगर हमारे पास में ई एक्चुअल की वैल्यू दे रखी है प्लस कैंट एफिशिएंसी अप्लाई करके ई थियोरेटिकल निकालो, और ई थियोरेटिकल से वी मैक्स की वैल्यू को भी हम लोग कैलकुलेट कर। तो हमारे पास में क्वेश्चन को इस तरह से सोचना होगा, और वहां से इसके रिजल्ट हैं जो हमें प्रिपेयर होते हुए चले। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन 100 किलोमीटर पर आवर, इसमें पहला चेक अप्लाई करता है मार्टिन्स फार्मूला के साथ। नेक्स्ट चेक हो गया सुपर एलिवेशन के बेसिस पे। तो ई थ्योरेटिकल इक्वल टू ठीक है, ये तीन स्पीड आई 100, 82.888 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट में मिला 79.91। तो इन तीनों में से जो मिनिमम रह गया दैट इज 79.91, वो हमारे लिए वी मैक्स होगा इसमें। ठीक है, अब इसके बेसिस पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करें।
क्वेश्चन समराइज करते हैं, वो इस तरह से देखना। क्वेश्चन के अंदर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को डिजाइन करने के लिए कहा गया है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास में स्पीड आपको गिवन है, सुपर एलिवेशन गिवन है, डिग्री ऑफ द कर्व है और कैंट एफिशिएंसी भी है, ठीक है। क्वेश्चन में हिंट यही है कि अगर डिग्री ऑफ द कर्व आपको दे रखा है तो डेफिनेटली फिर उसी से हम लोगों को क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना होगा, ठीक है। तो एक हमारे पास में रह गया कि उससे चेक जरूर अप्लाई करना है, इसको चैप्टर की थीम भी वही है। तो हमारे पास में जैसे वी मैक्स जो दे रखा है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर पर आवर अपने आप में वो स्पीड हो गया जो कि हम लोगों ने रेलवे बोर्ड के थ्रू, जिसको हम लोगों ने इस तरह से समझ रखा है कि जो रेलवे बोर्ड ने हमको स्पीड दे रखी होगी, दैट स्पीड विल बी एज अ 100 किलोमीटर पर आवर एंड दैट स्पीड मस्ट बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ दिस मार्टिन्स फार्मूला। तो इसको हम लोगों ने अप्लाई किया 82.88 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में चेक अप्लाई होगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर एलिवेशन के बेसिस पे भी चेक किया तो 19.6 सेंटीमीटर यहाँ पे मिलेगा। ई थियोरटिकल को अप्लाई करेंगे और उससे वी मैक्स की वैल्यू जब कैलकुलेट की, सारी वैल्यूज को पुट करके तो 79.91। तो अब हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि तीन अलग अलग वैल्यूज आ चुकी हैं, 100, 88.82.88 और लास्ट में हो गया 79.91। तो आउट ऑफ दीज थ्री वी हैव टू सेलेक्ट एज अ मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इन तीनों में से हुआ 79.91। इसके बेसिस पे हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 7.2e ये वैल्यू मिला। फिर इधर से यहाँ पर सेकंड उसमें 0.073 ई इंटू वी मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं 70 मीटर। लास्ट में ये रह गया, इनको पुट किया तो 44.33 मीटर ये मिला। और लास्ट में एक रह गया हमारे पास में कि फिर इन तीनों में से जो मैक्सिमम है दैट इज 86.4, ये हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको सिर्फ 1 के मल्टीपल में लाके मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे, तो वैल्यू हम लोगों को मिली है 87 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है वो यहाँ मिलेगा। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा वो कैसा है, ऑफ कोर्स वो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में ये आप लोग चेक नहीं अप्लाई करोगे। आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां से बनेगा और इनमें से, ठीक है। तो अब इनमें से हो सकता है आपको एक फॉर्मूला पूछा जाएगा, दो फॉर्मूले पूछेंगे, तीनों बहुत रेयरली है, एक या दो फॉर्मूले के बेसिस पे ही आप उसको जज कर लोगे कि इन्हीं में से कोई होगा। ये पूरा आपको एक तरह से ये है कि पूरे चैप्टर की जो थीम चल रही है, जिससे कि आप लोग ये एटलीस्ट समझ पाओ कि एक्चुअली में चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, तो उसके लिए पूरा वहां सॉल्व करके दिया है। अदरवाइज सिर्फ आपको इतने में ही इसका रिजल्ट या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो समराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड on a curve of a high speed broad gauge track of group A using the following data.
degree of curve 2 degree, super elevation 85 mm, length of transition curve 125 mm, 125 meter, maximum sanction speed 160 kilometer per hour, Kent efficiency 100 mm. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन ए कर्व ऑफ ए हाई स्पीड ब्रॉडगेज ट्रैक। ये एक इन्फॉर्मेशन है कि ब्रॉडगेज ट्रैक के लिए ही हमें इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरा इसमें ये भी रह गया कि ग्रुप ए मतलब जिसमें हाई स्पीड ट्रेन का मूवमेंट होता है उसी को एक नाम दिया गया ग्रुप ए। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द कर्व 2 डिग्री, सुपर एलिवेशन 85 mm, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 125 mm, मैक्सिमम सेंशन स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर, कैंट एफिशिएंसी 100 mm। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमको वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो इनके बेसिस पर हम लोग यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है उसे कैलकुलेट करते हैं। वी मैक्स इसको फिर चेक अप्लाई करें, मार्टिन्स फार्मूला अगर स्पीड 100 से कम होता तो उस केस में हमारे पास में 4.35 रूट आर माइनस 67 वो फार्मूला काम में लेते। हाई स्पीड है 100 से ज्यादा है तो इसलिए हम लोगों ने इस फार्मूले को इसमें काम में लिया। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन में सुपर एलिवेशन कैंट एफिशिएंसी भी दे रखा है, तो सुपर एलिवेशन वाला जो फॉर्मूला है उसे भी अप्लाई करें। फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो उससे रिजल्ट मिलता है 109.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट स्पीड बेस्ड ऑन ट्रांजिशन कर्व ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर है तो इसके लिए 198 वाले जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई होंगे, और अगर लेसर देन होता 100 किलोमीटर पर आवर से तो 134 वाले फॉर्मूले अप्लाई करते। तो इस केस में ठीक है, ये एक इसमें आंसर मिले। अब इनको सबको चेक करते हैं, तो रिजल्ट इस तरह से कुछ। सबसे पहले हमारे पास में
क्वेश्चन के अंदर 160 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन था, साथ में हम लोगों को वहां पर रेडियस ऑफ द कर्व के लिए डिग्री ऑफ द कर्व भी गिवन था। तो हम लोगों ने रेडियस ऑफ द कर्व को ऑब्टेन किया और उसके बेसिस पे वी मैक्स को अप्लाई किया। ठीक है, ये वैल्यू इससे लेसर आया, तो अब ये अभी तक ये सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद में फिर हम लोगों ने सुपर एलिवेशन के जो पैरामीटर्स, जिसमें ई एक्चुअल प्लस कैंट एफिशिएंसी, ये दोनों के ही पैरामीटर गिवन है, तो ई थ्योरेटिकल को कैलकुलेट किया। उसके बेसिस पर फिर वी मैक्स को कैलकुलेट हुआ, तो आंसर ये मिला। तो इन सब में से अभी तक रूल ये कर गया। और लास्ट में हमारे पास में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, हेंस वी कैन अप्लाई दीज फॉर्मूलाज। तो उसके बेसिस पे भी हमारे पास में ये फॉर्मूले हैं जिनको अप्लाई किया गया। तो जो फाइनल आंसर है, जिसमें हमारे पास में इन सब में से जो मिनिमम रह गया, दैट इज वी मैक्स इक्वल टू 109.8 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम लोग कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पर कंसिडर करें। तो ये एक फाइनल रिजल्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे रीजन सिर्फ इतना सा ही था, ताकि इस बात की क्लैरिटी हमें मिल जाए कि अगर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्वेश्चन में मेंशन होता है तो ही हम लोग इस फॉर्मूले को यूज में लेते हैं। हालांकि अब जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जिसके अंदर आपका कन्वेंशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनमें से ही बनेगा। मतलब आपको ये लेंथ दे दिया जाएगा, सुपर एलिवेशन है, लेंथ होगा, कैंट डेफिशिएंसी है, तो आपसे वहां पर भी वी मैक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। ये आपको मेथड ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं होंगे। ऑफ कोर्स यही एक मेथड है जिसके थ्रू आप लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है जो आपका इसमें बन पाएगा। तो यहाँ आप लोगों के लिए जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रह जाएंगे वो यही दोनों पैटर्न्स हैं, जिसके लिए आपसे उसमें क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं यहाँ पे।